हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी का घटना चक्र। तो यहाँ पे अगर हम लोग पिछले लेक्चर की बात करें तो आप लोगों के 14 चैप्टर्स जो है वो हो चुके हैं, जिसमें से 12 जो है हमने हिस्ट्री के लिए कवर कर लिया है। ये हिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक में जो भी बीपीएससी ने जिस भी वर्ष क्वेश्चन पूछा है वो सब हमने कवर करने की कोशिश की है। तो वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन की बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय होता है उसमें रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 32 में। वहीं अगर हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 226 में ये शक्ति होती है कि ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे होता है परमा आदेश, ठीक है। नेक्स्ट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेबियस कॉर्पस। इसका अर्थ ये होता है कि शरीर को प्रस्तुत करना, ठीक है, टू हैव द बॉडी। तो यहाँ पे ये जो रिट होता है ये ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देती है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या करता है? ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, जो मौलिक अधिकार है, उनके हनन को रोकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तो उसको अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हम आदेश देते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर हाई कोर्ट होता है, ये जो है रिट जारी करता है जिससे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसका सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। तो यदि कोई जो सार्वजनिक जो हमारी निकाय हैं जब वो अपना कार्य नहीं करती हैं अच्छे से, तो उनके लिए उनके कर्तव्य को निभाने के लिए एक प्रकार का रिट जो है जारी किया जाता है, जिसको हम परमादेश यानी कि मैंडमस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा मैंडमस, ठीक है, परमादेश। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं क्यू वारंटो। यह जो रिट होता है ये किसी व्यक्ति को उस पद पर बने रहने से रोकती है जिसके लिए उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है। कि आपने किस अधिकार से ये किया, अधिकार परीक्षा पूछा जाएगा क्यू वारंटो, बाय विच अथॉरिटी यू डिड दिस। तो इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा अधिकार परीक्षा। ये किसी व्यक्ति के लिए जो भी उस पद पे बना हुआ है उसको कोई कार्य करने से रोकता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। नेक्स्ट आता है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो होता है वो होता है सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब ये होता है कि यह रिट किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं इसके फैसले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देती है, ठीक है। तो होता यह है कि यदि कोई न्यायालय जो है, जो निचली स्तर की न्यायालय होती है हमारी, या फिर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा फैसला दे दिया है जिसका अधिकार उन्हें नहीं था, तो उसके लिए इसको ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता है और उसको उत्प्रेषण कहा जाता है, सर्टियोररी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का अर्थ ये होता है, जिसको प्रतिषेध कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो रिट होती है ये निचली अदालत या फिर न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। याद रखिएगा, प्रतिषेध जो है वो रोकता है और उत्प्रेषण जो है वो यदि उसके द्वारा कोई जारी कर दिया गया है, कोई रिपोर्ट या रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, तो उसके बाद उस पर स्टे लगा के उसको ऊंची अदालत में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रोहिबिशन जो है ये आपका होता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे ये प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंशन का कार्य करती है और ये जो उत्प्रेषण है ये क्योर का काम करती है, ठीक है। तो यदि कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद उत्प्रेषण आता है और होने से पहले रोका जाता है तो प्रतिषेध आता है। तो आई होप आपको 5 प्रकार की रिट जो है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 5 प्रकार की जो रिट होती है इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रदान किए जाते हैं। 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो ये 12 से 35 तक होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, इनका वर्णन किया गया है। और देखा जाए तो कुल जो है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ पे 19वां जो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें अगर हम 19(1) क की बात करें तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी में आएगी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच
स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है इसमें, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी इसी का पार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। तो पहला है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, नेक्स्ट है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो ये जो है हमारा, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये भी हमारा मूलभूत अधिकार है, और प्रतिकार का अधिकार भी हमारा मूलभूत अधिकार है। वहीं संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले हुआ करता था, बाद में संशोधन करके इसको हटा दिया गया है, और ये जो है हमारा 44वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटाकर अब इसको एक विधिक कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है रादर देन फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे ये 300 क का हिस्सा है, 300 क याद रखेगा, ये भी याद रखेगा कि 300 क में इसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचार यानी कि रिट, तो कौन सा ऐसा रिट है जिसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, क्यो वारंटो को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया था संवैधानिक उपचारों को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसको हृदय और आत्मा कहा गया है। वहीं अगर क्यो वारंटो की बात करें तो इसको संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक कार्यवाही होती है जिसके द्वारा न्यायालय जो है लोक पद पर किसी भी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, पूछा जाता है कि किस अधिकार से आपने ये किया है, तो क्यो वारंटो जो होता है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, ठीक है। तो एक वेलफेयर स्टेट का जो आदर्श होता है वो वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आदर्श है जिसे किसी भी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के लिए क्रियान्वयन किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद रूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यदि हम लोग आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 40 जो है वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक अंग है, ठीक है, आर्टिकल 40। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन DPSP, ठीक है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो होती है वो इसी के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 40 का हिस्सा है ये। राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP की बात करें तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स से अलग है। कैसे अलग है ये पूछा गया है। तो पहला है कि ये केंद्रीय सरकार के लिए होते हैं, और जो हमारा उपरोक्त है यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है ये राज्यों के लिए होता है, ठीक है। तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट है, अगर हम लोग मतलब यहाँ पे अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो केंद्र सरकार के लिए होता है और ये राज्यों के लिए होता है DPSP। वहीं अगर हम बात करें संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, दोनों ही संविधान के अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे नीति निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे DPSP जो होते हैं वो जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। आप इसके लिए अगर कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है DPSP में लिखे हुए अधिकारों का, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। वहीं जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, रिट्स जारी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी जो होती है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट देता है, या जो कोर्ट होती है वो देता है, हाई कोर्ट वगैरह। तो इस तरह से मौलिक अधिकार जो होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, प्रवर्तनीय होते हैं। वहीं अगर हम नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो ये अप्रवर्तनीय होते हैं, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में,
ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनका संशोधन किया गया था। भाग 4 क का पार्ट बनाया गया था। इसके साथ ही एक अनुच्छेद जिसको 51 क जोड़ा बोला जाता है उसको भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 86 संविधान संशोधन की बात करें तो उसके बाद हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 11 हो गए हैं। इससे पहले 10 हुआ करती थी इनकी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, यानी कि 51 क की बात कर रहे हैं, ठीक है। 51 ए की बात कर रहे हैं। पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये है हमारा आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। ये हमारा है आर्टिकल 21A, ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी है हमारा आर्टिकल 17 जो कि है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। पहला है संसद का हिस्सा नहीं होता है, दूसरा है संसद का हिस्सा होता है, नेक्स्ट है संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। तो यहाँ पे ये संसद का हिस्सा होती है, ठीक है, संसद का हिस्सा होता है। अगर संसद की बात की जाए तो यहाँ पे अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, यानी कि लोकसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ ही राष्ट्रपति। ये तीनों अंग मिलके बनाते हैं हमारा संसद, यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, नेक्स्ट है अनुपातित मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम 55(3) की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अनुपातित प्रतिनिधित्व के द्वारा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसके साथ ही एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा वोटिंग देने का तरीका होता है उसमें हम पहले नंबर पे लिखते हैं जो पहला सदस्य होता है जिसको हम वोट देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे लिखते हैं वो सदस्य जिसको हम दूसरे नंबर पे वरीयता देना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे लिखते हैं तीसरा। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वोटिंग सिस्टम होता है कि एक साथ हम लोग 2-3 लोगों को प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग करते हैं। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हर स्टेट का अपना एक प्रपोर्शन है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हर स्टेट को अपना एक परसेंटेज वोटिंग दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से वहाँ की पॉपुलेशन होती है उस तरह से उसका रेशियो जो होता है वो डिसाइड होता है। तो ये क्या हो जाता है, अनुपातित प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे जो विवाद होता है, जो भी इनके निर्वाचन से संबंधित होता है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसा आर्टिकल 71 में दिया गया है। तो 71 का 1 जो है इसके अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा यदि कोई भी विवाद होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही इसको जो लास्ट रिज़ल्ट होता है वो डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, मतलब जो विवाद होता है उसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है, ठीक है। आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा, इस पे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलके राष्ट्रपति को हटा सकती हैं, अन्य किसी में कोई भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ लोकसभा भी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, सिर्फ संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल 56 में खंड ए में कहा गया और इसके उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण,
ठीक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर, ऐसा कोई बिहेवियर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वैध नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे करते हुए राष्ट्रपति पाए गए हैं तो अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया दी गई है, जिसको संसद द्वारा चलाया जाता है और इसके माध्यम से ही इनको पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 56 में दिया है, वर्णन किया गया है अतिक्रमण का। ठीक है, और आर्टिकल 61 में प्रक्रिया दी गई है जिस तरह से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 56 भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें तरीका बताया गया है कि किस मतलब संविधान के अतिक्रमण के द्वारा ही सिर्फ राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। और सिस्टम क्या होगा, किस प्रोसेस क्या होगा हटाने का, तो वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया, वो कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का जो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो इन्हीं के में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऐसा आर्टिकल 53 में कहा गया है, 53 में कहा गया है। और इसका वो उपयोग जो है वो संविधान के अनुसार या तो स्वयं कर सकता है या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नेक्स्ट होता है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ठीक है, तो ये उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? ठीक है, तो फिर से वही पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किसके पास है? तो ये यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। और ऐसा 53 के 1 में कहा गया है, 53 के 1 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, कब कर सकता है? तो पहला है हथियार बंद विद्रोह के आधार पे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन, तो इसके आधार पे हो सकता है, करेक्ट है। बाह्य आक्रमण, जो एक्सटर्नल जो एग्रेशन होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई आक्रमण हुआ है उसके आधार पे कर सकता है। युद्ध के आधार पे, वॉर की स्थिति होती है उसके आधार पे कर सकता है। इन तीनों ही आधारों पर, सभी आधार जो वर्णित किए गए हैं इनके आधार पर राष्ट्रपति जो है यह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। और ये आता किस में है? तो आर्टिकल 352 में आता है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से लगाई जा सकती है। एक है हथियार बंद विद्रोह, दूसरा है बाह्य आक्रमण के आधार पे, और तीसरा है हमारा युद्ध के आधार पे। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, तो गवर्नर सही ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो गवर्नर यानी कि राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता है? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का, ये गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का, ये गलत है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होना, ये सही है। राष्ट्रपति जो होता है वो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट है, देश में किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करना, ये भी प्रेसिडेंट का ही कार्य होता है, तो प्रेसिडेंट का अधिकार है ये। वहीं अगर राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए तो ये काम जो है राज्यपाल का है, गवर्नर का है। ठीक है, तो आर्टिकल 164 के अनुसार, आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होता है। कौन सा आर्टिकल के द्वारा? 164। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, कौन सा अधिकार है? पहला है क्षमादान दे सके, ऐसा अधिकार है उसके पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, ये गलत है। न्यायाधीश को हटाने का कार्य जो होता है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा कर सके, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यादेश जारी यानी कि ऑर्डिनेंस जो है वो जारी भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आर्टिकल 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार,
ठीक है। और असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के सत्र में के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है, तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता है। फिर से बता रही हूँ, साबित कदाचार यानी कि प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेबिलिटी या इनकैपेसिटी, ठीक है, कार्य करने में असमर्थ, ये 2 कारण हो सकते हैं। उसके बाद एक प्रपोजल जो होता है वो पारित किया जाता है और उसके बाद दोनों सदनों में बहुमत से, वो भी 2/3 के बहुमत से पास होता है। फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो है उस प्रस्ताव पे मोहर लगाती है, तब जाके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल 124 के खंड 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे। इन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक। तो पहला दिया गया है यहाँ पे, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा गलत है, ठीक है। ये जो कथन है ये असत्य है। तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति दिया गया है। ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब इसका भी जो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, अनुच्छेद 66 के अनुसार। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, 64 भी और 89 भी। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो क्या है ये, केंद्रीय सरकार का है, ठीक है, केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है ये। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। ये है आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहते हैं, और इसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। हमारा जो संविधान है ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है और मोस्टली ये वही नेता होता है जिसको लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता माना जाता है। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी जो निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति को सूचित करें और साथ ही जानकारी जो है वो राष्ट्रपति से की मांग पर कोई भी जानकारी जो हो वो दी जाए। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। जो संघीय सेंट्रल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है, कई तरीके से पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसा अनुच्छेद 75 में कहा गया है। 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और 75(3) के अनुसार ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं राष्ट्रपति के, पर उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो यहाँ पे किसके अधीन रह के कार्य करती है, विधायिका के अधीन, विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्य प्रणाली जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो पहला है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे विधायिका जो है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्वतंत्र कार्य करती है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से हो जाएगा कोई नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो शासन प्रणाली जो होती है वो दो पद्धति पे काम करती है, एक संसदीय, दूसरा अध्यक्षीय। तो यहाँ पे भारत ने ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन की व्यवस्था की थी, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबका कार्य जो होता है वो बटा होता है, कोई एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, यानी यहाँ पे लोकसभा में ही उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है और प्रधानमंत्री के पद से उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का ही अंग होता है, उसका प्रमुख होता है, तो वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है आर्टिकल 352 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया है, जो कि आर्टिकल 352 में किया गया है। कैसे किया गया है? तो 352 के खंड 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल जो है उसे लिखित रूप से सूचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ठीक है, तो भारत सरकार को कानूनी विधिक जो विषय होते हैं उन पे कौन परामर्श देता है, कौन एडवाइस देता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एक तरह का महान्यायवादी होता है, ये कानूनी मामलों में एडवाइस देता है। राष्ट्रपति जो है वो इसकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके साथ ही ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ऐसा आर्टिकल 76 में कहा गया है। तो कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यहाँ पे हो जाएगा महान्यायवादी जो है वो सेंट्रल में देता है, बट यहाँ पे राज्य सरकार के बारे में पूछ रहा है। राज्य सरकार की बात की जाए तो एडवोकेट जनरल। ठीक है, जो काम अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे करता है वही काम एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के लेवल पे करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल जो है वो नियुक्त किया जाता है। प्रसाद पर्यंत कार्य करता है ये राज्यपाल के, और जो आर्टिकल इससे संबंधित है वो हो जाएगा 165। ठीक है, उससे संबंधित कौन था? तो 76। इससे संबंधित कौन है? 165। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76। ठीक, एडवोकेट जनरल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 165। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1556 में हुआ था। 1956 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि 1956 में पारित किया गया था, इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री है, क्योंकि क्या होता है कि जो बहुमत में आता है उसका सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए वो लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा 75(1) में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज होती है वो होती है 25 वर्ष।
25 वर्ष मिनिमम एज होती है, ऐसा आर्टिकल 84 में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचित होने के लिए जो मिनिमम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो जो मिनिमम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। लोकसभा की बात कर रहे हैं 25 वर्ष, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु मिनिमम एज क्या होती है। तो यहाँ पे संसद बोला है, लोकसभा नहीं बोला है, लेकिन याद रखिएगा लोकसभा की आयु कम है, 25 है, वहीं राज्यसभा की 30 है, तो मिनिमम एज तो 25 ही मानी जाएगी। तो मिनिमम क्या हो जाएगी, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनावों का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का जो लीगल वोट्स पड़े हैं उसका 1/6 भाग यदि नहीं प्राप्त करता है तो जो भी उम्मीदवार होता है वो अपनी जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है, उसको जमानत राशि वापस नहीं मिलती है और वो खो देता है। ठीक है, तो पहले तो चुनाव में खड़े होने के लिए कुछ जमानत राशि भरनी पड़ती है। यदि जो टोटल वोट्स हैं, टोटल लीगल वोट्स हैं, उनका 1/6 भी उसको नहीं मिल रहा है, हारा है लेकिन 1/6 भी नहीं मिला है, तो यानी कि उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ठीक है, तो 1971 की जनगणना पे आधारित है जो राज्यवार सीटों का आवंटन है। ये जो निर्धारण है ये वर्ष 2026 तक रहेगा, इसको डीलिमिटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो डीलिमिटेशन पहले ये 2000 तक था, बाद में इसको 2026 तक संशोधित कर दिया गया था। तो अब आज भी जो निर्धारण है स्टेट में जो आवंटन होती है सीटों का, उसका निर्धारण आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2000 में आया था। इसके अनुसार संशोधन जो है वो 2000 के स्थान पर लोकसभा में जो इसका निर्धारण है 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 26 वर्ष और बढ़ा दिए गए थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित किया जाता है 1971 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, पिछले वर्ष यहाँ तक कि इस साल के स्टार्टिंग में भी ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं हमारे, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, इन राज्यों को बहुत परेशानी थी कि यदि आज की जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन देखा जाएगा तो हमें कम सीटें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। वहीं जो राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया है, पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, तो वहाँ पर सीटों का आवंटन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि इस जनगणना जो है उसके आधार पे, जो नई जनगणना है इसके आधार पर जो सीटों का आवंटन है वो ना किया जाए, बल्कि कोई नया तरीका निकाला जाए। तो अभी जो करंटली सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के अनुसार है, जो कि काफ़ी बदल चुकी होगी। अगर हम 2025 की बात करें तो ये काफ़ी बदल चुकी होगी इस जनगणना के हिसाब से, लेकिन सीटों का आवंटन जो है आज भी 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे ये सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें पूछ रहा है कि इन सभी ऑप्शंस में से किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 6 जो है हमारा, उसमें आर्टिकल 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा जो होगी वो उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी जाएगी। इसमें मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं और मिनिमम 60 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे छोटी विधानसभा की बात की जाए तो वो यूनियन टेरिटरी जो कि पुदुचेरी है, यहाँ पे 30 सदस्य हैं। ठीक है, वहीं राज्यों में बात की जाए तो सिक्किम में जो है 32 सदस्य हैं, काफ़ी कम है। सबसे बड़ी विधानसभा जो है वो उत्तर प्रदेश की है, 403 सदस्य हैं। ठीक है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 है, मेघालय में भी 60 है, मणिपुर में भी 60 है। ये संख्या जो है वो एक समान है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 68 की संख्या है, जो कि
ऑप्शंस में से सर्वाधिक थी, यहाँ पे 68 जो होगा सर्वाधिक हो जाएगा। वहीं अगर टोटल और सभी स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है जो कि है 403 पद। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास थी, अब ये नहीं रह गई है। प्रश्नकाल जो है वो 2000 है। वहीं अगर आर्टिकल 331 की बात की जाए तो इसमें जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते थे, इनको जो मनोनीत करने की पद्धति थी, जो शक्ति थी, ये राष्ट्रपति के पास थी और अधिकतम 2 सदस्यों को नामित किया जाता था। ठीक है, आर्टिकल 331 के अनुसार। बाद में 104वां संविधान संशोधन आया जो कि 2019 में आया और ये पद जो है इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो है राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अभी जस्ट हमने देखा 331, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत है। वहीं अगर हम 330 की बात करें तो ये भारतीय जो लोकसभा है इसमें अनुसूचित जातियों का, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, इनके आरक्षण का प्रावधान करता है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 1 क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं 130(1) ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब आर्टिकल 330 जो है वो एससी को रिजर्वेशन देता है। कहाँ देता है? तो लोकसभा में देता है, लोकसभा सीटों में देता है, लोकसभा की सीटों में देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हम लोगों का 110वां तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चरों के साथ। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कोशिश करिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं, पहली बात तो वो बिहार स्पेसिफिक होने वाले हैं और आने वाले जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उत्तर प्रदेश के, उन पे भी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट्स के माध्यम से साथ ही लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल जानकारी दी जा रही है। लेक्चर को देखते रहिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है वो आपको नोट डाउन करना चाहिए और अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।